भीगा बादल तू, बादल तू, बादल तू। भीगा भीगा बादल तू, मैं गरजता शोर। धीमा धीमा सावन तू, मैं खिलखिलाता मोर। आजा तुम नजर आओगे, मैं वहाँ ठहरता जाऊंगा। जिन ख्यालों में तुम आओगे, मैं उन्हें गुनगुना जाऊंगा। महका महका फूल है तू, मैं भंवर सा उड़ूं। महका महका फूल है तू, मैं भंवर सा उड़ूं। गहरा गहरा दरिया तू, मैं नदी सा मिलूं, मैं नदी सा मिलूं। निकला निकला चांद है तू, निकला निकला चांद है तू, मैं चहकता चकोर। पूरी पूरी नींद है तू, मैं उजगती भोर। आजा तुम नजर आओगे, मैं वहाँ ठहरता जाऊंगा। जिन ख्यालों में तुम आओगे, मैं उन्हें गुनगुना जाऊंगा। हाय दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे पता नहीं चला कि ये ऑडियो ऑन था, तो ऐसा नहीं है। मैं चाहती थी कि इस गाने के साथ आज इस पॉडकास्ट एपिसोड की शुरुआत हो, और क्योंकि ये सब कुछ अनएडिटेड होता है, कुछ भी प्लान नहीं होता, तो गाने में ऐसी शक्ति है जो पूरे रुख को बदल देती है। तो बहुत ही मज़ा आ गया। और आज की तारीख है 18 जनवरी, वक्त हुआ है 11:38, और ये है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, भारत। यस, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हिंदी शब्दों का प्रयोग करूँ और अंग्रेज़ी का कम करूँ, पर ठीक है, इंग्लिश चलता है। ये जो गाना आपने सुना, ये गाने का नाम है भीगा भीगा, और ये है हमारे जो एक नई नेटफ्लिक्स की हिंदी सीरीज़ आई है, यह काली काली आँखें, ये उसमें से है। और इसको बनाने वाले हैं अनुज दनेत और शिवम सेनगुप्ता। अब ये अनुज दनेत और शिवम सेनगुप्ता को अगर आप इंस्टाग्राम पे ढूंढेंगे तो ये वेरीफाइड अकाउंट नहीं है, पर ये बहुत ही अमेजिंग, ये एक दोनों ही एक अलग अलग, जितना मुझे समझ आया, अलग अलग बैंड, म्यूज़िकल बैंड को बिलोंग करते हैं, और ये जुड़े इस कॉम्पोजिशन के लिए। और जो ये गाना है, यह काली काली आँखें, जो कि मेन सॉन्ग है,
बैकग्राउंड या टाइटल ट्रैक बोल लीजिए उसको, उसमें अनु मलिक जी को भी क्रेडिट दिया गया है क्योंकि ऑफ कोर्स ये शाहरुख खान की मूवी या काली काली आंखों से इंस्पायर्ड है, प्रेरित है। जब मैं ये गाना सुन रही थी मुझे ये पता चला कि थोड़े दिन पहले मैंने इसका रिव्यू किया क्योंकि इसका रिलीज़ हुआ नेटफ्लिक्स पर, और वो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल, मेरे नहीं ब्लिंक ऑफ एन आई के इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल पे उसका रिव्यू है। तो जो पहला एपिसोड है वो बहुत ही दर्दनाक है, मतलब उसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं कि मैं बोलूँगी कि अगर 21 साल तक के लोग दूर रहें तो बहुत बेहतर होगा। बाकी जैसे जैसे ये सीरियल ये जो है वो आगे बढ़ता है, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, मैंने तो बहुत डरते डरते देखा, पर ये बहुत ही मज़ेदार होता जाता है। आप कह सकते हैं ये एक कहानी है जो कि बदले पर है, पर यहाँ पे जो किरदार हैं ताहिर राज भसीन, जिनको मैं एज सुनील गावस्कर 83 में एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया ये क्या इतना टैलेंटेड इंसान ये सुनील गावस्कर क्यों बन रहा है, इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी बनने की, क्योंकि उसमें उनको एक्टिंग करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। पर ठीक है, विजिबिलिटी मिल गई थी, पता चल गया था दुनिया को कि कौन बना है सुनील गावस्कर, तो पता चल गया जी ये ताहिर राज भसीन है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वो सच में ही उस गांव से आए हैं और वहाँ पे बड़ा मारकाट हो रहा है और सच में बहुत परेशान है ये इंसान, ये एक्टर नहीं है, जो कि बहुत ही मैं बोलूँगी उम्दा कलाकारी है। दूसरी बात जो मुझे लगी आंचल सिंह के लिए वो कि वो सच में जो दिखना चाहती हैं वही दिख रही हैं। उनमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ऐसा लगेगा कि अपनी ओर खींच रही हैं, और कितना भी मुश्किल कोई एपिसोड या सीरियल क्यों ना हो, कितना भी दर्द उसमें क्यों ना हो, अगर बहुत ही अच्छा गाना बज रहा हो पीछे तो आप फिर उसको पार कर ही जाते हो। तो इसलिए सारा श्रेय जाता है अनुज दनेत और शिवम सेन गुप्ता को कि हम इतना दर्दनाक या क्या कहूँ रिवेंज भरा ये जो सीरीज़ है इसको कैसे देख पाते हैं। आगे चलकर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एपिसोड में ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही अमेजिंग हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारे किरदार हैं ताहिर राज भसीन, ये हमें ये बता रहे हैं कि अगर ज़िंदगी ने आपके ऊपर नींबू और टमाटर फेंके तो उससे क्या रेसिपी बन सकती है। और अब वो बिल्कुल गेम के अंदर घुस गए और वो बोल रहे हैं अब मैं खेल रहा हूँ, तुम क्या खेल रहे हो। तो बहुत ही मज़ेदार है, और ऐसा नहीं है कि आप सेटल हो जाएंगे। इस सीरीज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि आप हर सेकंड उतरते चढ़ते बैठते रहेंगे, आप सेटल नहीं हो सकते इसमें, ये पक्की बात है सीरीज़ की। तो इसका एक पहला रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, दूसरा मैं बहुत जल्द ही करूँगी। और मेरा किसी भी चीज़ को लिखने या बोलने का जो मेन मकसद है वो यह है कि ये जो लोग हैं, जो किरदार हैं, जो आगे हैं पीछे हैं, क्योंकि आजकल हर सीरीज़ हर मूवी मल्टी स्टारर है, इतने सारे लोग हैं जिनके बनाने से एक ताजमहल खड़ा हो रहा है और उनको कोई श्रेय नहीं मिलता। तो मैं उन लोगों के बारे में लिखना चाहती हूँ। दूसरी बात जो मेरी जहन में आई, पिछले एपिसोड में हमने मूवी 14 फेरे को डिस्कस किया, और आज मैंने जैसे वादा किया था, थोड़ी मैं लेट हो गई पर मैंने उसका रिव्यू पोस्ट किया और फिर ही मैं इस पॉडकास्ट एपिसोड को मैंने शुरू किया। तो मैंने उन रिव्यू पढ़ा 14 फेरे का, और मैंने देखा कि जितनी भी मीडिया हाउसेज़ हैं, इंडियन एक्सप्रेस, शायद मुझे याद नहीं, बहुत सारे मीडिया हाउसेज़ हैं जो कि जिन्होंने 1.5 और पता नहीं कैसे कैसे रेटिंग दे दिया है 14 फेरे को कि ये मूवी अच्छी नहीं है। तो मैं पूरी दुनिया से यही कहना चाहूँगी कि क्या चीज़ अच्छी है या क्या चीज़ बुरी है, ये समझने के लिए आपका टेस्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आपको, और ये मेरे लिए मुझ पर भी लागू होता है, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ आती तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ख़राब है। तो 14 फेरे मैं बोलूँगी आप ज़रूर देखें, और विक्रांत मसीह एक दिन पक्का चमकने वाले हैं।
ऐसे लोगों को चमकने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि वो बहुत चूज़ी होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। और जैसा कि कल का मेरा इंग्लिश पॉडकास्ट एपिसोड था जो कि था अपने आप को माफ़ कैसे करें, हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि विक्रांत मसीह भी कुछ ऐसे ही हैं। एक्टिंग जो भी करते हैं अपने आप को बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं। और जब मैं ये गाना सुन रही थी भीगा भीगा, तो मुझे यही एहसास हुआ कि इतना टैलेंट है इस देश में, और अगर हम इनको अच्छा बोलना भूल जाते हैं तो इन पे क्या गुजरती होगी, और इनको कैसा फील होता होगा कि यार हमें तो किसी ने देखा भी नहीं, या क्या पता देखकर अनदेखा कर दिया हो। और इसीलिए इतने सारे केसेस आते हैं डिप्रेशन के, सैडनेस के। और एज अ काउंसलर मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना कि लोग आते हैं और बड़े प्यार से खुल जाते हैं, और कोई बोलता है मैं सेल्फिश हूँ, कोई बोलता है मैं मतलबी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो शुक्र है कहीं पे जाकर आप हल्के तो हो रहे हैं। सेल्फिश तो हम भी हैं, सब हैं, पर कितना खूबसूरत हो जाता है जब इंसान अपने मुंह से बोल देता है कि देखो यार मेरे से ये गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और इसी पर मुझे सुबह एक छोटा सा ख्याल आया जिस पर मैंने 2-4 लाइन लिखे। तो वो पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि मैं लिखती हूँ, किसी की जवानी खूबसूरत होती है तो किसी का बुढ़ापा, कोई जवानी में खुद का हीरो होता है और कोई बुढ़ापे में। जिंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है हीरो बनने का, जो जवानी में राजा बेटा होता है वो बुढ़ापे में खुद से अंदर ही अंदर रोज कहता है क्या खोया क्या पाया। तो इन पंक्तियों का सार मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बेटा और माँ, मैंने ऐसे शब्द राजा बेटा शब्द का इस्तेमाल किया है, पर इसका मतलब माँ और बेटे से नहीं है। कहने का मतलब है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ फैसले लेते हैं, कोई भी ऐसा पड़ाव आता है, तो कई बार अक्सर हम ये देखते हैं कि कितने लोग खुश हैं, और हम उसके हिसाब से फ़ैसला ले लेते हैं। और हमें क्या अच्छा लगता है, हमें ये अच्छा लगता है कि सब हमें बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कि नो रेजिस्टेंस वाला स्टेज, जहाँ पर कोई मुझे रेजिस्ट ना करे, किसी के साथ मुझे किंतु परंतु ना करना पड़े, किसी के साथ मुझे समझौता, नेगोशिएशन, बार्गेनिंग ना करना पड़े, तर्क वितर्क ना करना पड़े, और मैं राजा बेटा बन जाऊँ। मतलब पूरी कायनात मुझे बोली वाह 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 क्या काम किया है, इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। मुझे आपकी निजी ज़िंदगी से क्या करना है? निजी ज़िंदगी में आप भले कुछ भी कर रहे हैं, मुझे आपसे तब तक नहीं करना जब तक कि कोई न्यूज़ ना आ जाए कि आप कहीं से कूद पड़े। तो सब बढ़िया है, दूर से सब बढ़िया होता है। तो इसमें बोलने का सार ये है कि जो वो इंसान होता है वो अंदर ही अंदर रोज़ सोचता है मैंने क्या खोया क्या पाया, और अगर वो जवानी में हीरो होता है तो वो बुढ़ापे तक पक्का सोचने लगता है क्या खोया क्या पाया, क्योंकि ज़िंदगी धीरे धीरे आपके अंदर उतरने लगती है, आपको पता चलने लगता है कि आप कहाँ कहाँ गलत थे, क्या क्या गलत किया आपने। तो ये था मुझे जो कहना था। अब अगर आपको इस पर कुछ कहना है तो आप मुझे लिख सकते हैं PRRITI@blink BLINKOFANEYE.in पर, preeti@blinkofani.in पर। ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही, यस। दूसरी बात जो मुझे कहनी थी कि ये जो मूवी थी 14 फेरे, ये सौरभ शुक्ला और देवांशु सिंह के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं बोलूँगी बहुत ही सही मूवी है। उनके ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, पर सही इस तरीके से है क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं और इनका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिरिक्स दिया हुआ है, इन्होंने लाइंस लिखे हुए हैं कौन कौन से गानों के, इंडी सुलेमानी कीड़ा, फरारी की सवारी, उड़ान अगर आपको याद हो जो कि कल्ट क्लासिक था,
और ये किसके साथ लिखते हैं? ये अपने भाई सत्यांशु सिंह के साथ लिखते हैं और इनको नेशनल अवार्ड भी मिला। मेरे ख्याल से 2019 की मूवी थी चिंटू का बर्थडे, जो कि मैंने नहीं देखी है, मैं पक्का देखूंगी। ठीक है, तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी कहते हैं ना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि इनका जिक्र हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। दूसरी बात, ये मूवी और भी एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? मनोज कलवानी के लिए, जो कि एक डेब्यूटांट राइटर हैं, जिन्होंने कोटा फैक्ट्री लिखी है। आई थिंक एक और कोई कुछ है द वाइफ करके जो इन्होंने लिखी है, और ये सब 2021 में ही निकली, तो इनको डेब्यूटांट राइटर माना जाता है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मैं कहूँगी वाह क्या खूब लिखा है, और आगे आप बहुत ही कमाल करने वाले हैं। इनके साथ ही साथ जिनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, प्रियांशु सिंह, जिन्होंने बहुत ही सुंदर भोजपुरी बोला है और क्या कमाल एक्टिंग की है। यामिनी दास, जो मैं कहूँगी कि माँ हो तो ऐसी, मतलब क्या मज़ेदार माँ बनी है वो। और सुमित सूरी, जो कि एक राजस्थानी राजपूत भाई बने हैं, और उनको देखकर लग रहा है भाई मुझे भी ऐसा चाहिए, एक बॉडीगार्ड भाई, यू नो, जो लगा दे दो चार को। तो मैं मजाक कर रही हूँ, पर हाँ अच्छा फील होता है कि कोई तो है। चलो बढ़िया है, तो ये मुझे ज़िक्र करना था। दूसरी बात जो मेरे जहन में थी, मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ, ये 14 फेरे के बारे में था। बाकी ये जो सीरीज़ है, ये काली काली आँखें, इसमें आपको किसको देखकर मज़ा आएगा? तो अनडाउटेडली सौरभ शुक्ला हैं ही। बाकी लोगों का बड़े किरदारों का जिक्र मैंने अपने रिव्यू में शायद किया ही है। सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देखकर गोल्डन को। दोस्त हो तो गोल्डन जैसा। तो ये जो गोल्डन हैं, ये बहुत ही, मतलब मैं बोलूँगी एकदम प्योर गोल्ड हैं। और इन्होंने जो डायलॉग्स बोले हैं, जो इन्होंने एक्टिंग की है, वो मतलब मेरे रूह को छू गई। और इन्होंने बहुत अच्छी सी एक बात कही एक जगह पर, जहाँ पर ये अपने दोस्त को रिवेंज लेने से रोकना चाहते हैं, बदला लेने से रोकना चाहते हैं। और आज ही मैंने क्या किया, मैंने गूगल किया, मैंने कहा चलो आज हम एवेंज और रिवेंज के इस अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। तो एवेंज वो था जो सरदार उधम सिंह ने लिया था, कि हमको किसी गलत चीज़ को ख़त्म करना है और हमें न्याय दिलवाना है, और वो गलत चीज़ को प्रूव नहीं करना है। जैसे जलियांवाला बाग था, वो गलत ही गलत था, और उस वक्त लॉ के नाम पे कुछ भी नहीं था, तो वो एवेंज हो गया। रिवेंज क्या होता है? बदला क्या होता है? बदला वो होता है जिसमें हम सोचते हैं कि हम आपको चोट पहुंचा कर रहेंगे, या तो आपने एक्चुअली में मेरे साथ बुरा कर दिया, या आपने मेरे इमेजिनेशन में, मेरी सोच में आपने मेरे साथ बुरा कर दिया। अब इसमें बुरा का क्या डेफिनेशन है, बुराई की क्या परिभाषा है? तो इसमें बुराई की ये परिभाषा है कि जैसे इसमें है, ताहिर राज बस्तीन को लगता है मुझे इस लड़की से शादी करनी है। अब उन्होंने फ्यूचर नहीं देखा, उनको नहीं पता सही है कि गलत है। उनके माँ बाप जी हजूरी कर रहे हैं, उनको लग रहा है ये गलत है। बिल्कुल हो सकता है गलत है, दिख भी रहा है गलत है, पर हम इसमें फ्यूचर को ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आपके पास 2-4 रास्ते हैं, आपको नहीं पक्का नहीं पता किस रास्ते से जाके आप गलत होंगे, और वो उसको रोकने के लिए कोई पॉजिटिव कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ समझा नहीं रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो भी मारने में घुस गए हैं, मैं इनको मार डालूँगा। ये भी मुझे समझ आता है कि माहौल ही ऐसा है, पर कहते तो उसको रिवेंज ही हैं। वो बदला जो कि आपको सही लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। और उसमें गोल्डन ने बहुत अच्छी बात कही, कहता है कि तुम ये जो बदला लेने पर आ गए हो, तुम तो रुक ही नहीं रहे हो, तुम तो इतने आगे बढ़ गए हो, और तुमने ध्यान दिया, तुम धीरे धीरे वैसे ही होते जा रहे हो जैसे वो सारे लोग हैं जिनसे तुम नफ़रत करते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम बदले की आग में जलने लगते हैं, तो हम अपनी सारी हदें पार कर देते हैं और हम
वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो लोग जिनसे हम नफ़रत करते हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश है और यही उम्मीद करती हूँ कि चाहे आपके साथ कुछ हो जाए, चाहे मेरे साथ कुछ हो जाए, हम अपनी अच्छाई किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे, हम खुश रहना नहीं छोड़ेंगे और हम हर उगते सूरज के साथ कुछ कमाल कर दिखाएंगे। बस इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलूँगी अपने अगले पॉडकास्ट एपिसोड पर। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने ख्याल में रखें और मुझे ईमेल ज़रूर करें, और अगर ईमेल करना मुश्किल लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर आसपास आपके कोई है जिसको मदद की ज़रूरत है तो मुझे हमेशा याद रखें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया मुझे आज और बहुत हल्का फील कर रही हूँ मैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।